नमस्कार बच्चों। मैराथन के इस दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8। हमारा चैप्टर नंबर 5 है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, 6 है इनहेरिटेंस, 7th है पॉइंटर और 8th है आपका फाइल हैंडलिंग। तो इन चार चैप्टर से हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे जो आपके पी वाई क्यू पे आधारित है, यानी पी वाई क्यू से ही ये क्वेश्चन है 2013 से लेकर के 2024 तक का। सबसे पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है डिस्ट्रक्टर नेम इज प्रेसिडेड बाय। डिस्ट्रक्टर फंक्शन के नाम के आगे क्या लगा होता है? ठीक है, ABCD आपको बताना है कौन सा जो है सिंबल लगा होता है डिस्ट्रक्टर फंक्शन के नाम के आगे। तो सही उत्तर होगा डी नंबर यानी टिल्ड साइन। दूसरा प्रश्न है एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर। एफ स्ट्रीम क्लास का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ए है इनपुट ऑपरेशन, बी है आउटपुट ऑपरेशन, सी है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन, या डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दोनों के लिए। प्रश्न संख्या 3 है आपका पॉइंटर इज। पॉइंटर क्या है? ऑप्शन ए है वेरिएबल दैट होल्ड एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल, बी है पॉइंटर नेम इज प्रेसिडेड बाय एस्ट्रिक, सी है आपका वॉइड पॉइंटर इज अ पॉइंटर विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप, या डी है ऑल ऑफ दिस। सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 है when several classes inherit the properties of same common class it is called। अगर बहुत सारे क्लास है ना, बहुत सारे क्लास इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेम कॉमन क्लास, यानी एक क्लास से बहुत सारा क्लास अगर निकल रहा है तो इसे कौन सा इनहेरिटेंस कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसे हम लोग कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। आपको बताना है इसमें से कौन जो है कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है। ए कॉपी कंस्ट्रक्टर, बी है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सी है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या डी है आपका फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये कोई कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रेसिडेड बाय। सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है 2 साल आपके एग्जाम में आया था, बस थोड़ा पूछने का तरीका अलग है। तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन के नाम के आगे क्या लगता है आपको मालूम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ये टिल्ड साइन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए क्लास एक्स इनहेरिट फ्रॉम वाई। अगर वाई क्लास से एक क्लास निकल रहा है एक्स, ठीक है, अगर वाई क्लास से एक क्लास निकल रहा है एक्स, तो जाहिर सी बात है वाई को हम लोग क्या कहेंगे? बेस क्लास कहेंगे, या इसे हम लोग क्या कहेंगे? सुपर क्लास कहेंगे। ठीक है, और एक्स को क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे या तो डिराइव्ड क्लास कहेंगे, या तो हम लोग इसको जो है कहेंगे क्या? सब क्लास कहेंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है वाई इज कॉल्ड ब्लैंक ऑफ एक्स। वाई को एक्स का क्या कहेंगे? तो वाई को एक्स का सुपर क्लास कहेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सुपर क्लास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कंस्ट्रक्टर से के विषय में आपसे कह रहा है आर स्पेशल फंक्शन, बी हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास, सी है हैव नो रिटर्न टाइप, या डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इनहेरिटेंस से ही है। इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस अ पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन डिराइव्ड क्लास। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में बेस क्लास का पब्लिक में जो आपका डेटा मेंबर होता है वो डिराइव क्लास में कैसे ट्रीट होता है? ठीक है, तो ऑप्शंस दिया हुआ है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा प्रोटेक्टेड की तरह ट्रीट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका डिस्ट्रक्टर इज। डिस्ट्रक्टर क्या है? ए मेंबर फंक्शन है, बी ओवरलोडेड, सी कंस्ट्रक्टर, या डी नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ये मेंबर फंक्शन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है बेस क्लास के बारे में कि बेस क्लास क्या है? ए नॉर्मल क्लास, बी डिराइव्ड क्लास, सी चाइल्ड क्लास, या डी ऑल ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा बेस क्लास एक नॉर्मल क्लास होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है इन प्राइवेट इनहेरिटेंस। ठीक है, प्राइवेट इनहेरिटेंस के बारे में कह रहा है कि इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ डिराइव्ड क्लास। प्राइवेट इनहेरिटेंस में बेस क्लास का जो आपका प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर होता है वो डिराइव क्लास में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है पब्लिक, बी है प्रोटेक्टेड, सी है प्राइवेट, या डी होगा आपका नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा प्राइवेट इनहेरिटेंस में हर कुछ है ना, बेस क्लास का हर कुछ प्राइवेट ही बन जाता है, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी यानी कि प्राइवेट। ये सारे प्रश्न आपके जो है अलग अलग सालों में आया हुआ है। प्रश्न प्रश्न संख्या 13, अ मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वॉक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड। वो मेंबर फंक्शन जो ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन के वक्त ऑटोमेटिकली कॉल होता है क्या कहलाता है? ए इनिशियलाइजर, बी कंस्ट्रक्टर, सी डिस्ट्रक्टर, या डी फ्रेंड फंक्शन। सही उत्तर होगा उसे हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, इन पब्लिक इनहेरिटेंस। पब्लिक इनहेरिटेंस में अ पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन डिराइव क्लास एज।
पब्लिक इनहेरिटेंस में बेस क्लास का पब्लिक डेटा मेंबर डिराइव क्लास में किस तरीके से इस्तेमाल होगा? तो ऑप्शंस दिया हुआ है, ए पब्लिक, बी प्राइवेट, सी प्रोटेक्टेड या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा पब्लिक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द चेन डिपेक्टिंग द डेरिवेशन ऑफ अ क्लास फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पूछा था जिस साल ये एग्जाम में आया था आपका, ठीक है, क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा घुमा करके आया था। यहाँ पर कह रहा है इस प्रश्न के बारे में कि मल्टीपल बेस क्लासेस से संबंधित यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ये जो कथन दिया हुआ है ये किसके लिए सही होगा? ए कंटेनरशिप, बी इनहेरिटेंस ग्राफ, सी इनहेरिटेंस पाथ या डी नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा इनहेरिटेंस ग्राफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है द एलोकेशन ऑफ मेमोरी एट रन टाइम इज रेफर टू एज। ठीक है, रन टाइम में मेमोरी का एलोकेशन क्या कहलाता है? ए स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, बी डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, सी जो है कंप्यूट मेमोरी लोकेशन या डी नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा रन टाइम में जो मेमोरी एलोकेट होता है उसे कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। प्रश्न संख्या 17, यहाँ पर पूछा जा रहा है पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन इज डन एज। पॉइंटर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो आपको याद होगा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप, ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं एस्ट्रिक, फिर लिखते हैं वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पर देखिए जो ए नंबर है वो सही है, यहाँ पर डेटा टाइप, फिर हम लोग एस्ट्रिक लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग और, है ना, और मैनिपुलेटिंग डेटा फाइल इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में डेटा फाइल को क्रिएट करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए कौन सा हेडर फाइल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ए है स्ट्रिंग डॉट एच, बी है मैट डॉट एच, सी है एफ स्ट्रीम डॉट एच, डी है नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा एफ स्ट्रीम डॉट एच। प्रश्न संख्या 19, अ वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड। वो वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है, रखता है, स्टोर करता है, क्या कहलाता है? ए एरे, बी क्लास, सी फंक्शन या डी पॉइंटर। तो इसका सही उत्तर होगा डी पॉइंटर। प्रश्न संख्या 20, इन सी प्लस प्लस ब्लैंक ऑपरेटर इज यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। सी प्लस प्लस में किस ऑपरेटर का इस्तेमाल डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के लिए किया जाता है? तो ऑपरेटर का सही चुनाव कीजिए। ए है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, बी है कंडीशनल ऑपरेटर, सी है न्यू ऑपरेटर या डी रिलेशनल। तो इसका सही उत्तर होगा न्यू ऑपरेटर। प्रश्न संख्या 21, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रेसिडेड बाय। ये क्वेश्चन 3 साल लगातार आया था। आपको बताया जा रहा है कि डिस्ट्रक्टर फंक्शन के नाम के आगे क्या लगाते हैं? तो ऑप्शन जो होगा सही वो सी होगा, टिल्ड साइन। अगला प्रश्न 22 नंबर, व्हेन अ क्लास कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास टाइप एज इट्स मेंबर देन इट इज कॉल्ड। अगर एक क्लास किसी अन्य क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर रखता है तो क्या कहलाता है? ए इनहेरिटेंस ग्राफ, बी कंटेनरशिप, सी डेरिवेशन ग्राफ या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा कंटेनरशिप। ये प्रश्न भी एक बार और एग्जाम में आ चुका है। फिर से देखिए, बेस क्लास इज बेस क्लास क्या होता है? ऑप्शंस दिया हुआ है नॉर्मल क्लास, एबनॉर्मल क्लास, चाइल्ड क्लास या नॉन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 2 साल आपके एग्जाम में आया है। इसका उत्तर होगा नॉर्मल क्लास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि इनहेरिटेंस के रूल से संबंधित है। इन पब्लिक इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन डिराइव क्लास एज। पब्लिक इनहेरिटेंस में बेस क्लास का प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर डिराइव क्लास में कैसे जो है इस्तेमाल होता है? ऑप्शंस दिया हुआ है, ए पब्लिक, बी प्राइवेट, सी प्रोटेक्टेड, डी या नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटेक्टेड। पब्लिक इनहेरिटेंस में पब्लिक पब्लिक में जाता है और प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड में जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, और स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ। स्ट्रीम जो होता है वो किसका सीक्वेंस होता है? ए लूप्स का, बी बाइट्स का, सी फाइल्स का या डी आपका नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा ये बाइट्स का सीक्वेंस होता है। अगला प्रश्न 26 नंबर है, इफ ए क्लास ए नीड्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम क्लास बी। यहाँ पर कह रहा है कि बी क्लास से ए क्लास निकलना चाहता है, यानी कि डिराइव होना चाहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज करेक्ट टू डू सो। तो इसके लिए सही कोड आपको बताना है, ठीक है। तो सही कोड के लिए क्या होगा? सबसे पहले क्लास कीवर्ड लगाते हैं। तो देखिए क्लास तो तीनों ए बी सी तीनों में क्लास लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग जो है हम लोग डेराइव क्लास का नाम लिखते हैं। तो डेराइव क्लास कौन है? डेराइव क्लास तो ए है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी जो दो ऑप्शन है, यहाँ पर क्लास ए लिखा हुआ है, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद हम लोग कोलोन लगाते हैं, तो कोलोन यहाँ भी लगा हुआ है, कोलोन यहाँ भी लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं विजिबिलिटी मोड, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक, जबकि यहाँ पर डेराइव्ड एक वर्ड यहाँ इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। तो ये रॉन्ग होगा, ये सही होगा। पहले हम लोग लिखेंगे क्लास की वर्ड, फिर हम लोग लिखेंगे आपका डिराइव क्लास का नाम, फिर कोलोन, फिर विजिबिलिटी मोड, फिर बेस क्लास का नाम लिखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास। बेस क्लास से
कौन इनहेरिट नहीं हो सकता है? ए कंस्ट्रक्टर, बी डिस्ट्रक्टर, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 28, अ कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉक्ड व्हेन, कंस्ट्रक्टर कब इन्वॉक होता है? ए ऑप्शन है एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, बी है एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, सी है एन ऑब्जेक्ट इज कॉपीड, या डी नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 29, अ कंस्ट्रक्टर टेकिंग नो आर्गुमेंट इज कॉल्ड, अगर कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन आर्गुमेंट नहीं लेता है तो उसे क्या कहते हैं? ए कॉपी कंस्ट्रक्टर, बी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, या डी नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा बी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, अ डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्ट्रक्टर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या क्या गुण हो सकते हैं? ए इट हैज द सेम नेम एज ऑफ इट्स क्लास नेम, इसका नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है, सही है। इट्स नेम इज प्रिसीडेड बाय टिल्ड साइन, इसके आगे टिल्ड साइन लगाते हैं, ये भी सही है। इट हैज नो रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ये भी सही है, यानी इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 31, बिगिनिंग एड्रेस ऑफ एन एरे इज कॉल्ड, एरे का जो बिगिनिंग एड्रेस है उसे क्या कहेंगे? ए टॉप एड्रेस, बी बेस एड्रेस, सी फाइल एड्रेस, या डी नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा उसे हम लोग बेस एड्रेस कहेंगे। अब हम लोगों ने तेजी से चैप्टर नंबर 5 से 8, है ना, चैप्टर नंबर 5 से लेकर 8 तक को कवर कर लिया है। और अब इसी वीडियो में हम लोग आगे के भी कुछ चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 10 है, जो कि आपका यूनिट डेटा स्ट्रक्चर से है। तो डेटा स्ट्रक्चर यूनिट में दो चैप्टर है, एक चैप्टर का नाम एरे है और दूसरे चैप्टर का नाम है स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट। तो हम लोग इन दो चैप्टर्स के भी एमसीक्यू को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे इज कॉल्ड, एरे में कोई पार्टिकुलर एलिमेंट के लोकेशन को ढूंढना, ठीक है, एरे में किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के लोकेशन को ढूंढना क्या कहलाता है? ए ट्रैवर्सल, बी सर्चिंग, या सी सॉर्टिंग, या डी नन ऑफ दिस। का सही उत्तर होगा उसे हम लोग सर्चिंग कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2, जिसमें कह रहा है कि स्टैक किसको फॉलो करता है? ए गीगो, बी फिफो, सी लिफो, या डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसको आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में गया वो सबसे पहले निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीपुल स्टैंडिंग इन अ लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, लोग जो है लाइन में खड़े हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? ए स्टैक, बी क्यू, सी एरे, या डी लिंक लिस्ट। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यू का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर टाइप, आपको बताना है इसमें से कौन सा जो डेटा स्ट्रक्चर है जो कि नॉन लीनियर टाइप का है? ए स्ट्रिंग, बी लिस्ट, सी स्टैक, या डी जो है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, आंसर लेकर के चलेंगे वो आप लेके चलेंगे यहाँ पर लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग इच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नॉन एज, ठीक है, किसी लिस्ट में, है ना, किसी लिस्ट में यानी किसी लिंक लिस्ट में प्रत्येक एलिमेंट के साथ अगर आप प्रोसेसिंग करते हैं तो क्या कहलाता है? ए सॉर्टिंग, बी मर्जिंग, सी इंसर्टिंग, या डी ट्रैवर्सल। तो सही उत्तर होगा उसे हम लोग ट्रैवर्सल कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज डिवाइड एंड कनकर टाइप, आपको बताना है कौन सा सॉर्टिंग टेक्निक है जिसे हम लोग डिवाइड या कनकर टाइप का कहते हैं? ए है बबल्स, सी बी है इंसर्शन, सी है क्विक सॉर्ट, या डी होगा ऑल ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसका सी, यानी क्विक सॉर्ट। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म इन फिक्स ऑपरेशन दिस टू पोस्ट फिक्स, इसको जो है आपको क्या करना है? पोस्ट फिक्स में बदलना है। ठीक है, तो इसको मैनुअली बदलना है। तो ए प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है इंटू ए प्लस बी इंटू, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर सी माइनस, फिर यहाँ लिखा हुआ है डी, ब्रैकेट बंद हो गया, फिर डिवाइडेड बाई ई, फिर इंटू क्या लिखा हुआ है? एफ लिखा हुआ है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में प्लस इंटू और माइनस तीनों है, सबसे पहले इंटू का काम होगा। तो ए प्लस लिख करके बी इंटू सी को लिखा जाएगा बी सी इंटू, फिर माइनस डी है, ब्रैकेट अभी बंद ही रहेगा, डिवाइडेड बाय ई इंटू एफ है हम लोगों का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर प्लस और माइनस दो चीज बचा है, दोनों का प्रियोरिटी सेम होता है, पहले हम काम जो है प्लस का करेंगे लेफ्ट टू राइट रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, दूसरा वैल्यू हो जाएगा बी सी इंटू, फिर हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस डी। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई ई इंटू एफ है हम लोगों का, यहाँ पर इसका काम होगा, ये होगा हमारा ए बी सी इंटू प्लस, फिर डी, फिर माइनस, फिर डिवीजन ई, फिर इंटू क्या होगा हमारा? एफ होगा। फिर यहाँ पर जो आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का पीरियोडिटी सेम होता है, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो पहले हम जो है डिवीजन का काम कर लेंगे। पहला वैल्यू होगा ए बी सी इंटू प्लस डी माइनस, ठीक है, उसके बाद आपका जो हो जाएगा यहाँ पर ई और यहाँ पर डिवीजन, फिर इंटू क्या होगा हमारा? एफ होगा। अब यहाँ है केवल इंटू का काम बचा हुआ था, पहले ये पूरा वैल्यू लिखेंगे, क्या पूरा वैल्यू यहाँ पर लिखा जाएगा?
ए बी सी इंटू प्लस डी माइनस ई डिवीजन एफ और उसके बाद इंटू। अब आपको देखना है कौन सा जो है यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो ए बी सी इंटू प्लस डी माइनस ई ई एफ है ना, ई डिवाइडेड बाई एफ और यहाँ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए कोई भी आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर ये ब्रैकेट होता, ठीक है, अगर यहाँ पर ये ब्रैकेट होता तो यहाँ पर आंसर कुछ और होता, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अब यहाँ पर जबरदस्ती आंसर मिलाने वाला थोड़ा सा बात हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर आपको करके बता देते हैं कि शायद क्वेश्चन में जब कभी भी जिस साल पूछा गया होगा शायद वहां पर ब्रैकेट लगाना भूल गया होगा। बाय रूल तो जो मैं बताया वही आंसर आएगा। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ होता तो क्या होता, होता ये बेसिकली यहाँ पर होता ए बी सी इंटू प्लस डी माइनस, फिर डिवीजन इधर हो जाता आपका ई एफ इंटू, फिर ये आपका वैल्यू ये आपका वैल्यू। तो इस तरीके से होता ए बी सी इंटू प्लस डी माइनस उधर वैल्यू ले लेते हैं ई एफ इंटू और डिवीजन, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा आंसर यहाँ पर मैच करेगा। तो ए बी सी इंटू प्लस डी, ठीक है, फिर माइनस ई एफ इंटू डिवीजन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपका पहला वाला है ना, ये आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब भी जिस साल भी ये एग्जाम में पूछा गया था सवाल, शायद यहाँ पर उसको ब्रैकेट देना चाहिए था। अगर ये ब्रैकेट देंगे तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, इन क्यू इंसर्शन इज डन एट। क्यू में इंसर्शन किस तरफ से होता है, ए रियर, बी फ्रंट, सी ए एंड बी बोथ, या डी नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा क्यू में इंसर्शन जो होता है वो रियर से होता है। अगला प्रश्न, फीफो का फुल फॉर्म बताना है। ए है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बी है फास्ट इन फर्स्ट आउट, सी है फास्ट इन फास्ट आउट, या डी है नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा ए नंबर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज। ठीक है, एरे के एलिमेंट को किसी खास ऑर्डर में सजाना क्या कहलाता है, ए सर्चिंग, बी सॉर्टिंग, सी ट्रैवर्सिंग, या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा, उसे हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाइनरी सर्च कौन सा मेथड को इस्तेमाल करता है, ए डिवाइड एंड कंकर मेथड, बी बैक ट्रैकिंग अप्रोच, सी हर्कुलिस्टिक सर्च, या डी ग्रीडी अप्रोच। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, डिवाइड एंड कंकर मेथड। प्रश्न संख्या 12 है, अ लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल्ड। लिंक लिस्ट जो है वो डेटा एलिमेंट का कलेक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, उन डेटा एलिमेंट को क्या कहते हैं, ए एरे कहते हैं, बी पॉइंटर कहते हैं, सी नोड कहते हैं, या डी ऑल ऑफ दी। इसका सही उत्तर होगा, उसे हम लोग नोड कहते हैं। प्रश्न संख्या 13, द एलिमेंट्स आर इंसर्टेड इन अ क्यू फ्रॉम द इंड इज कॉल्ड। क्यू में जब नया एलिमेंट हम लोग इंसर्ट करते हैं तो उस इंड को, उस छोर को क्या कहते हैं, ए टॉप, बी मिडिल, सी फ्रंट, या डी रियर। इसका सही उत्तर होगा, उसे हम लोग रियर कहते हैं। अगला प्रश्न, द ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सेसिंग द नोड्स ऑफ द लिस्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम ऑफ प्रोसेसिंग ऑन देम इज कॉल्ड। कि वो ऑपरेशन जिसमें हम लोग, है ना, लिंक लिस्ट के नोड को एक्सेस करते हैं कुछ ऑपरेशन को करने के लिए, क्या कहलाता है, ए इंसर्टिंग, बी डिलीटिंग, सी सर्चिंग, या डी ट्रैवर्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है क्या, एक्सेसिंग नोड। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा हमारा ट्रैवर्सिंग। और ट्रैवर्सिंग क्यों होगा, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पर कहता है एक्सेसिंग द नोड्स, सारे नोड को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक नोड को एक्सेस करना चाहते हैं तो ट्रैवर्सिंग होगा। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, जहां पर पूछा जा रहा है कि डिलीटिंग फ्रॉम एन एम्प्टी लिस्ट इज नॉन एज। किसी खाली लिस्ट से अगर आप डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ए ओवरफ्लो, बी अंडरफ्लो, सी बोथ ए एंड बी, या डी नॉन ऑफ दी। सही उत्तर होगा, उसे हम लोग अंडरफ्लो कहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है हमारा यहाँ पर देखिए 16 यहीं पर दिख रहा है, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नॉन एज। किसी लिस्ट के सारे एलिमेंट को प्रोसेस करना चाहते हैं तो क्या कहलाएगा, ए सॉर्टिंग, बी मर्जिंग, सी इंसर्टिंग, या डी ट्रैवर्सल। इसका सही उत्तर होगा, उसे हम लोग ट्रैवर्सल कहेंगे। प्रश्न संख्या 17, अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर देयर टर्न टू वोट इज एन एग्जांपल ऑफ। लोग लाइन में खड़े हैं वोट देने के लिए, ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, ए स्टैक, बी क्यू, सी लिंक लिस्ट, या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा, ये जो है क्यू का एग्जांपल है। प्रश्न संख्या 18, स्टेक फॉलोज। ये क्वेश्चन भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, अगर ये 2 बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, यानी 2 साल आपका एग्जाम में आया है, तो इसका होगा आपका, तो इसका सही उत्तर होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, द एलिमेंट्स आर इंसर्टेड इन क्यू फ्रॉम द इंड इज कॉल्ड। ठीक है, क्यू में, है ना, किसी क्यू में हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, उस छोर को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये 2 साल आपके एग्जाम में आया है। तो आपको अगर इंसर्ट करना है तो वो इंसर्ट तो आपका रियर इंड से होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है, अ लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट इज कॉल्ड। लिंक लिस्ट जो है वो डेटा एलिमेंट का कलेक्शन था, उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी 2 साल आपके एग्जाम में आया है, इसका सही उत्तर होगा, उसे नोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रश्न संख्या 21, बाइनरी सर्च वर्क्स ओनली ऑन, बाइनरी सर्च किस पे काम करता है? ए अनसॉर्टेड एरे पे, बी सॉर्टेड एरे पे, सी इंट एरे पे, या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा उसको सॉर्टेड एरे पे ये काम करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ये एक्सप्रेशन को देखिए और बताइए ये कैसा एक्सप्रेशन है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका दो आप देख पा रहे हैं कि ऑपरेटर हम लोग को बाद में नजर आ रहा है, तो बाद में नजर आ रहा है दैट इज कि ये हमारा एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, क्योंकि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स जो है वो ऑपरेंड के बाद लिखे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्चिंग एल्गोरिदम इज ऑफ डिवाइड एंड कनकर टाइप? कौन सा सर्चिंग एल्गोरिदम है जो डिवाइड एंड कनकर टाइप का है? ये क्वेश्चन भी जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, यानी एक साल से ज्यादा बार आपका आया है। ए है लीनियर सर्चिंग, बी है बाइनरी सर्चिंग, सी है फाइल सर्चिंग, या डी है नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसका बी नंबर, यानी कि बाइनरी सर्चिंग। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर? आपको बताना है इसमें से कौन जो है मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर है। ए है स्टैक, बी है ट्री, सी है क्यू, या डी है नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा बी, यानी ट्री। क्वेश्चन नंबर 25, क्यू फॉलोज, क्यू किसको फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, गीगो, या नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगला प्रश्न 26, एन इंसर्शन इन अ स्टैक इज कॉल्ड, स्टैक में डेटा का इंसर्शन क्या कहलाता है? पॉप, पुश, लिंक, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो स्टैक में डेटा का इंसर्शन कहलाता है हमारा पुश। क्वेश्चन नंबर 27, जो कि आखिरी क्वेश्चन है आपके इस दो चैप्टर का, आपका चैप्टर जो कि आपका डेटा स्ट्रक्चर से है। प्रश्न है, एलिमेंट्स दैट आर एडेड और रिमूव्ड एट बोथ एंड आर कॉल्ड। ठीक है, दोनों एंड से अगर डेटा आप ऐड भी कर सकते हो, जोड़ भी सकते हो, और रिमूव भी कर सकते हो, क्या कहलाता है? ए स्ट्रेट क्यू, बी है डी क्यू, सी है सर्कुलर क्यू, या डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर होगा, उसे हम लोग डी क्यू कहते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 हमारा है, उसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग। इससे सारे प्रश्न हम लोग देखेंगे वर्ष 2013 से लेकर 2024 तक के जितने भी आपके जितना भी आपका एग्जाम हुआ, ठीक है, उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस में से देखेंगे कौन कौन सा जो है क्वेश्चंस आपका आया है डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से। सबसे पहला क्वेश्चन है, WLL का मतलब बताइए, इसका फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, ए है वायरलेस इन लोकल लूप, बी है वायरलेस इन लॉन्ग लूप, सी है वायरलेस इन लैंड लूप, या डी ऑल ऑफ दिस। का सही उत्तर होगा ए नंबर, वायरलेस इन लोकल लूप। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर इज। ठीक है, ऑटोनोमस कंप्यूटर्स जो होते हैं उसके इंटरकनेक्टेड कलेक्शन को क्या कहते हैं? ए ब्रिज, बी नेटवर्क, सी राउटर, या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा, इसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, वेब ब्राउजर इज और आर, है ना, आपको बताना है इसमें से कौन वेब ब्राउजर है। ए गूगल क्रोम, बी फायरफॉक्स, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, या डी ऑल ऑफ दिस। सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी वेब ब्राउजर हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, एन इंटरनेट यूटिलिटी यूज टू रिमोट लॉग इन इज, है ना, इन इज। और इंटरनेट यूटिलिटी कौन है इसमें से रिमोट लॉग इन करने के लिए? ए है कुकीज, बी है टेलनेट, सी है फायरवॉल, या डी है क्रैकर्स। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, यानी कि टेलनेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्मॉल फाइल दैट अ वेब सर्वर कैन स्टोर ऑन योर मशीन इज। एक छोटा सा फाइल जो हमारा वेब सर्वर हमारे मशीन यानी हमारे कंप्यूटर पर स्टोर कर देता है, क्या कहलाता है? ए हैकर, बी क्रैकर, सी कुकीज, या डी फायरवॉल। इसका सही उत्तर होगा कुकीज। प्रश्न संख्या हमारा 6 है, नेटवर्क डिवाइसेस इज और आर, इसमें से आप किसे जो है नेटवर्क डिवाइसेस कहेंगे? ए इथरनेट कार्ड, बी हब, सी राउटर, या डी ऑल ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा ये सभी नेटवर्क डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इन OSI मॉडल? आपको बताना है इसमें से कौन जो है OSI मॉडल में लेयर नहीं पाया जाता है। ए फिजिकल, बी इंटरनेट, सी नेटवर्क लेयर, या डी ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, इंटरनेट लेयर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इसे इस इनमें से किसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहेंगे? ए इंटरनेट, बी इंटरनेट, सी वेब पेज, या डी वेब ब्राउजर या ब्राउजर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका यहाँ पर इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन TCP/IP मॉडल? TCP/IP मॉडल में कितने लेयर होते हैं? एक लेयर, तीन लेयर, पांच लेयर, या सात लेयर। इसका सही उत्तर होगा 5 लेयर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच टोपोलॉजी हैज एवरी नोड एन इक्वल चांस टू ट्रांसमिट डेटा? ठीक है, तो इसको जो है मैंने एक दिन इसको रिंग टोपोलॉजी करके बता दिया था, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका जो होगा वो होगा मेश टोपोलॉजी। और मेश टोपोलॉजी में एक प्रकार होता है जिसको कहते हैं फुल्ली कनेक्टेड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? मेश होगा, लेकिन मैंने शायद किसी वीडियो में रिंग बता दिया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि अब ब्लैंक, है ना, ब्लैंक इज ए ब्राउजर। आपको बताना है इसमें से कौन जो है ब्राउजर है? C++, फायरफॉक्स, टेलनेट, या कुकीज। इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा आपका फायरफॉक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेटवर्क डिवाइसेस इज और आर। आपको बताना है इसमें से कौन जो है नेटवर्क डिवाइसेस है? ए है मॉडेम, बी है हब, सी है राउटर, या डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये सभी हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्टेड या इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। ठीक है, सभी जितने भी नोड होते हैं नेटवर्क में उनका इंटरकनेक्शन क्या कहलाता है ना, उनका इंटरकनेक्शन का पैटर्न क्या कहलाता है? ए प्रोटोकॉल, बी टोपोलॉजी, सी ईमेल या डी नॉन ऑफ दिस। का सही उत्तर होगा उसे हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एच टी टी पी मीन्स, एच टी टी पी का फुल फॉर्म बताना है। सभी कोई जानते हैं, बड़ा आसान है इसका जो है उत्तर। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट नेटवर्क वाज, पहला नेटवर्क कौन था? ए आर्पानेट, बी एनएसएफनेट, सी इंटरनेट या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसका आर्पानेट। क्वेश्चन नंबर 16, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सएमएल का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, लोकेशन ऑन अ नेट सर्वर इज कॉल्ड। नेट सर्वर के लोकेशन को क्या कहते हैं? ए वेब ब्राउजर, बी टेलनेट, सी वेबसाइट या डी आपका नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसका वेबसाइट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, द डेटा ट्रांसमिशन रेट इज मेजर्ड इन। डेटा ट्रांसमिशन रेट को कैसे मेजर करते हैं? ए मीटर, बी बाउड, सी एम्पलीट्यूड, डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा बाउड। अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 12 एंड 13। चैप्टर नंबर 12 आपका जो है डेटाबेस है और चैप्टर नंबर 13 आपका एसक्यूएल है। तो एसक्यूएल से तो ज़्यादा जो है आपका एमसीक्यू आता नहीं है, डेटाबेस ही मोस्टली आता है। और यही आपका देखिए जितने साल आपका एग्जाम हुआ, ठीक है, 2013 से लेकर के 2024, उसमें देखिए आपको डेटाबेस का क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा। पहला क्वेश्चन जो कई बार आपके एग्जाम में आया है, द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन डेटाबेस इज कॉल्ड। ठीक है, डेटाबेस में डेटा का डुप्लीकेशन क्या कहलाता है? ए डेटा रिडंडेंसी, बी डोमेन, सी एट्रीब्यूट या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसका ए नंबर, यानी डेटा रिडंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 2, एसक्यूएल मींस। एसक्यूएल का फुल फॉर्म बताइए। सभी कोई जानते होंगे एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन। किसी रिलेशन, किसी टेबल में टपल्स यानी रिकॉर्ड की संख्या क्या कहलाती है? ए डिग्री, बी कार्डिनलिटी, सी एट्रीब्यूट या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसका बी नंबर, यानी कार्डिनलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज कॉल्ड। किसी रिलेशन, किसी टेबल में एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? ए रिकॉर्ड को कहते हैं, बी कॉलम को कहते हैं, सी टपल को कहते हैं, डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू रिड्यूस। नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल किसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है? ए डेटा रिडंडेंसी, बी डेटा इनकंसिस्टेंसी, सी डेटा सिक्योरिटी या डी नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा डेटा रिडंडेंसी को कम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर। डीबीएमएस का फुल फॉर्म बताना है। सभी कोई जानते होंगे, बड़ा आसान है। इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका घुमा फिरा कर फिर से आप पूछा है वही क्वेश्चन कि डेटा का डुप्लीकेशन क्या कहलाता है? ए डेल्टा, बी क्यू, सी डेटा रिडंडेंसी या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा डेटा रिडंडेंसी कहलाता है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। A relational data model organize the data into tables known as। रिलेशनल डेटा मॉडल जो है वो डेटा को ऑर्गेनाइज करता है टेबल में, क्या कहलाता है? ठीक है, या उस टेबल को कहते क्या है? ए रिलेशन कहते हैं, बी नेटवर्क कहते हैं, सी फाइल कहते हैं, डी नन ऑफ दिस कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा उन टेबल को हम लोग रिलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ रो इन ए रिलेशन इज कॉल्ड। किसी टेबल में रो क्या कहलाता है? ए डेटा को रो कहते हैं, बी टपल्स को कहते हैं, सी डोमेन को कहते हैं, डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा टपल्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था आपका, है ना, 2 साल कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म बताइए। वही होगा आंसर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, द ब्लैंक कमांड क्रिएट्स अ न्यू टेबल। नया टेबल को बनाने के लिए कौन सा कमांड होगा? ऑप्शन ए क्रिएट टेबल, ऑप्शन बी क्रिएट व्यू, ऑप्शन सी आपका क्रिएट एम्प्लॉय या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसका ए नंबर, क्रिएट टेबल कमांड होता है। क्वेश्चन नंबर 12, काउंट फंक्शन इज यूज टू। काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो इसका इस्तेमाल होता है रो को गिनने के लिए। ठीक है, तो रो को गिनने के लिए तो ऑप्शन सही होगा ए नंबर, काउंट टोटल नंबर ऑफ रो। क्वेश्चन नंबर 13, द रो ऑफ अ रिलेशन आर नॉन एज। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। रिलेशन यानी टेबल में रो को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा टपल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, एसक्यूएल का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये भी 2 साल आपके एग्जाम में आया है ना, 2 साल रिपीट हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन ये लगता है कि 3-4 साल आपका जो है रिपीट हुआ है। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज। ठीक है, डेटा का डुप्लीकेशन क्या कहलाता है? सब जानते हैं, कहलाता है डेटा रिडंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है, 2 साल। तो इसका जो सही उत्तर होगा, टपल्स की संख्या को हम लोग कार्डिनलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव इज कॉल्ड। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू का सेट जो किसी एट्रीब्यूट किसी कॉलम में हो सकता है क्या कहलाता है? ए टपल, बी डोमेन, सी कॉलम या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा उसे हम लोग डोमेन कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड इनमें से कौन नहीं है? ए इंसर्ट, बी डिलीट, सी अपडेट या डी कमिट। इसका सही उत्तर होगा आपका कमिट। नाउ अब हमारा आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, जो कि आपका है बुलियन अलजेब्रा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि द बुलियन एक्सप्रेशन ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये कौन सा आपका जो है लॉ है? ठीक है, ए एसोसिएटिव, बी कम्यूटेटिव, सी अब्जर्शन लॉ या डी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका सही उत्तर होगा, ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 2, अ बूलियन फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल हैज हाउ मेनी, है ना, रो ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। अगर एन वेरिएबल वाला कोई बूलियन फंक्शन है तो जब हम लोग इसका टेबल बनाएंगे तो उस टेबल में कितने रो होंगे, है ना, इनपुट कॉम्बिनेशन को लेकर कितने रो होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टू द पावर एन। अगला प्रश्न है द बूलियन एक्सप्रेशन दिस, है ना, ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट, ये कौन सा लॉ है? ए एसोसिएटिव, ठीक है, बी कम्यूटेटिव, सी एब्जॉर्प्शन लॉ या डी नन ऑफ दीज। इसका उत्तर आप लोग बताना, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा कि ऑप्शन नंबर 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है टोटोलॉजी मींस अ बुलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इज। टोटोलॉजी का मतलब होता है कोई बुलियन एक्सप्रेशन जो क्या रिजल्ट देता है? ए ट्रू, बी फॉल्स, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा ट्रू। नाउ हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन? ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है पहले, और सिंप्लीफाई करके ये बताना है लास्ट में कि जो आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा उसके बाद आपको ये बताना है कितने गेट्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बिना सिंप्लीफाई किए इसका आंसर आप ला नहीं सकते हैं। तो एक्स वाई है प्लस, ठीक है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है एक्स जेड हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा। कैसे एक्स वाई होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के। फिर प्लस यहाँ पर वाई जेड होगा। कैसे होगा? वाई और जेड को मल्टीप्लाई होकर के। अब आप यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। यहाँ एक्स वाई हो गया, ये एक्स इंटू एक्स एक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक्स जेड हो गया, यहाँ पर जो है एक्स वाई हो गया, यहाँ पर आपका वाई जेड हो गया। अब चाहे तो यहाँ से कॉमन लेना आप शुरू कर सकते हैं। क्या क्या कॉमन लेंगे? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक कॉमन ले लिया, क्या एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा? वाई प्लस वन। इधर क्या क्या हो सकता है? इधर ये हो सकता है कि आप इन दोनों में कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन एक्स ले लो, तो यहाँ पर क्या बच गया है? जेड प्लस वाई, और प्लस यहाँ पर वाई जेड। यहाँ पर एक्स इंटू वन, ये एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि फिलहाल अभी हम लोग कॉमन नहीं लेते हैं, कॉमन थोड़ी देर में लेंगे, है ना। अभी इसको हम लोग फिलहाल इसको ऐसा ही करने देते हैं, इधर रहने देते हैं यहाँ पर एक्स जेड, एक्स वाई और वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हम लोगों का कि एक्स जेड लिख लो, आप यहाँ एक्स वाई लिख लो, यहाँ पर आप वाई जेड लिख लो। अब यहाँ पर क्या करो, फिर से कॉमन ले लो, क्या एक्स कॉमन ले लो, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वन प्लस जेड, और इधर क्या हो जाएगा? एक्स वाई, और इधर वाई जेड। ये लंबा इसका जो है सॉल्यूशन जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स इंटू वन, प्लस इधर हो जाएगा आपका एक्स वाई, और इधर हो जाएगा आपका वाई जेड। फिर यहाँ क्या कॉमन लेंगे? एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस वाई जेड। अगेन यहाँ पर ये होगा आपका एक्स इंटू वन प्लस वाई जेड। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये एक्स प्लस वाई जेड। कितना गेट लगेगा? देखिए यहाँ पर जो है एक प्लस है, और यहाँ पर एक जो है एंड गेट है ना, यहाँ पर एक और गेट, यहाँ पर एक एंड गेट। टोटल कितना गेट लगेगा? 2 गेट लगेगा। तो जिनको सॉल्यूशन करना आता है वही इसका आंसर कर पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ दिस किसके बराबर होगा? एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स एक्स ये मल्टीप्लाई होकर के ये होगा, एक्स और वाई यहाँ पर जो है एक्स वाई होगा। एक्स इंटू एक्स एक्स होता है, ये रूल हम लोग जानते हैं। यहाँ एक्स वाई हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा वन प्लस वाई, और हम लोग जानते हैं कि वन प्लस वाई वन के बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है आइडेंटिटी लॉ स्टेट्स दैट, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी लॉ है। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कीजिए, बड़ा आसान है। एक्स प्लस एक्स वाई है, एक्स कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या यहाँ पर? वन प्लस वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा वन प्लस वाई वन के बराबर होता है, यानी क्या होगा? एक्स। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। अगला है सम ऑफ लिटरल्स विद इन द लॉजिक सिस्टम इज नॉन एज। सम ऑफ लिटरल्स को क्या कहते हैं? मैक्स टर्म, मिन टर्म, ठीक है, ए बी दोनों होगा या नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो सम ऑफ लिटरल्स, ठीक है, सम ऑफ लिटरल्स मैक्स टर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है द बूलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये कौन सा होगा? ठीक है, ये कौन सा होगा? ये होगा हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, एक बार आप लोग भी चेक कर लेना कम्यूटेटिव लॉ होगा कि नहीं होगा, आप ये बताना। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 है द बूलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन फॉल्स इज कॉल्ड।
ठीक है, वो बुलियन एक्सप्रेशन जो रिजल्ट हमेशा हम लोग को फॉल्स देता है क्या कहलाता है? ए फैलेसी, बी टॉटोलॉजी, सी स्टैक, या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा फॉल्स देता है ना, फैलेसी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट्स दैट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा आपका सी नंबर, ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। क्वेश्चन नंबर 13, मिन टर्म डेजिग्नेशन बताना है किसका? इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ए बी नॉट है, सी है और डी नॉट है। तो जहाँ नॉट नहीं लगाया वहां पर वन लगाओ, जहाँ नॉट लगाओ वहाँ जीरो लगाओ। ये किसका होता है? ये होता है 10 का बाउंड्री। ठीक है, 10 का बाउंड्री, चूंकि मिन टर्म है तो स्मॉल एम, यानी स्मॉल एम जीरो एम 10। ठीक है, ये होगा आपका सही आंसर। अगला है इसका डुअल बताना है। डुअल बड़ा आसान है। यहाँ पर ए इंटू बी है, प्लस यहाँ पर ए नॉट इंटू बी है, और प्लस यहाँ पर वन है। ठीक है, ये जो इंटू इसको प्लस में बदल दो, यहाँ जो प्लस इसको इंटू में बदल दो। ए नॉट यहाँ इंटू है, ए नॉट इंटू बी यहाँ प्लस में बदल दो। और यहाँ ये जो प्लस इसको इंटू में बदल दो और वन को जीरो कर दो। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ कहाँ आपको मिल रहा है, जहाँ मिलेगा वही इसका आंसर होगा। तो ए प्लस बी और ए नॉट प्लस बी और इंटू जीरो, तो ये हो गया आपका बी नंबर। अब यहाँ पर बता रहा है, आपसे पूछा जा रहा है मैक्स टर्म डिजिग्नेशन। ठीक है, एक्स नॉट प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। तो यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर नॉट होता है वहाँ पर वन लगाते हैं, जहाँ नॉट नहीं है वहाँ जीरो लगाते हैं, उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ भी जीरो और यहाँ पर आपका वन। तो 1001 किसका बाउंड्री होता है? 9 का होता है। और मैक्स टर्म के लिए कैपिटल एम इस्तेमाल करते हैं, M9। तो कैपिटल M9 यानी कि ये होगा। तो बच्चों ये था सारा एमसीक्यू। दो पार्ट में हम लोगों ने एमसीक्यू कवर किया, मैराथन 1 नाम की वीडियो से और मैराथन 2 नाम की वीडियो से। तो इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस जो है हमने कवर किया है। सारा पीवाईक्यू हमने कंप्लीट कर लिया है 2013 से लेकर के 2024 तक का। तो बच्चों इन प्रश्नों को अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।